नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू डीएस एजुकेशन। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल डीएस एजुकेशन में। मैं हूं दिनेश साहू और दोस्तों हम अध्ययन कर रहे हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी का या फिर विश्व के भूगोल का। तो दोस्तों हमारे वर्ल्ड ज्योग्राफी की इस सीरीज़ में हम पढ़ रहे थे। लास्ट लेक्चर में हमने अध्ययन किया था हमारी पृथ्वी अर्थ, जो हमारा प्लेनेट है जिसमें हम रहते हैं, ठीक है, उसका अध्ययन किया था। इसके अलावा हमने उसके पहले ग्रहों का अध्ययन किया था, जितने भी हमारे सौरमंडल के ग्रह हैं, ठीक है। तो ओवरऑल हम अभी ब्रह्मांड के अंतर्गत इन सभी आकाशीय पिंडों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, ठीक है। और आज हम पढ़ेंगे उपग्रह के बारे में या फिर सैटेलाइट के बारे में, ठीक है। इन्हें मून भी कहा जाता है, ठीक है। मून या फिर चंद्रमा भी बोला जाता है आमतौर पर, ठीक है। क्योंकि एक जो मून है, ठीक है, हमारा उपग्रह भी है, ठीक है। जो पृथ्वी है हमारी अर्थ है, ठीक है, इसका उपग्रह है चंद्रमा, जो कि अर्थ के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, ठीक है। तो उपग्रह के लिए मून शब्द भी यूज नॉर्मली किया जाता है, ये बात आपको याद रखना है। अब हम इसकी आखिर परिभाषा देख लेते हैं, मून होते क्या है, ठीक है। तो एक डायग्राम के हिसाब से आपको समझाऊं, ठीक है। तो ऐसे आकाशीय पिंड जो किसी ग्रह की परिक्रमा करते हैं, ठीक है, उन्हें हम उपग्रह कहते हैं, ठीक है। तो देखिए, मान लीजिए ये सन है, ठीक है, ये सन है, ये हमारी अर्थ है, ठीक है। और हमारा एक उपग्रह है चंद्रमा या फिर मून, है ना। तो जो मून है वो हमारे अर्थ के चारों ओर चक्कर लगा रहा है दीर्घवृत्तीय कक्षा में, ठीक है, ये मून है। और इस प्रकार से अर्थ भी चक्कर लगा रही है सन के चारों ओर, ठीक है। तो परिभाषा हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे आकाशीय पिंड जो अपने ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, इसके अलावा सूर्य के चारों ओर भी चक्कर लगाते हैं, उपग्रह कहलाते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ डेफिनेशन लिख लेते हैं। ऐसे आकाशीय पिंड, आकाशीय पिंड जो अपने ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ठीक है, उपग्रह कहलाते हैं। तो ये एक डेफिनेशन हो गई दोस्तों। समझने के लिए डेफिनेशन कभी पूछेगा नहीं, है ना, क्योंकि ये तो नॉर्मल सी बात है, सभी को पता है उपग्रह क्या होते हैं, ठीक है। तो एक डेफिनेशन हो गई। इसके अलावा दोस्तों देखिए, उपग्रह कितने प्रकार के होते हैं। उपग्रह, तो उपग्रह को हम दो प्रकार से समझ सकते हैं, ठीक है। एक होता है प्राकृतिक उपग्रह, ठीक है, प्राकृतिक उपग्रह या फिर इंग्लिश में बोलेंगे नेचुरल सैटेलाइट, है ना, नेचुरल सैटेलाइट। इसके अलावा एक होता है कृत्रिम उपग्रह। कृत्रिम उपग्रह, कृत्रिम उपग्रह मतलब दोस्तों जो अलग अलग स्पेस एजेंसी जो होती है, जैसे हमारे अमेरिका की नासा है, ठीक है, हमारे यहाँ की इसरो है, तो ये भी सैटेलाइट लॉन्च करती हैं, ठीक है। वो हम बाद में अध्ययन करेंगे। तो एक होती है कृत्रिम उपग्रह, ठीक है। तो दो प्रकार की होती हैं, ये भी क्या करते हैं, कृत्रिम उपग्रह भी जाती हैं और हमारी पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ठीक है। तो अभी हम बात करेंगे प्राकृतिक उपग्रह जो होते हैं, इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो देखिए, हमारे सौरमंडल में पहले जितने भी ग्रह हैं वो एक बार, और जितने भी मतलब प्लैनेट हैं, उनके उपग्रह के बारे में चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। और आपको पता होगा जो भी ये सैटेलाइट होती हैं, ठीक है, उपग्रह होते हैं जो भी, ठीक है, इनका भी स्वयं का प्रकाश नहीं होता है ना, स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। जैसे हमने प्लैनेट में पढ़ा था, ठीक है, कि जो हमारे जितने भी ग्रह होते हैं वो सूर्य या फिर अपने तारे के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं। उसी प्रकार जो उपग्रह भी होते हैं वो भी अपने जो तारा होता है या फिर जैसे हमारा सूर्य तारा है, ठीक है, उसी के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। तो इनका स्वयं का कोई प्रकाश नहीं होता, ये बात भी आपको याद रखना है, ग्रह के संबंध में भी और उपग्रह के संबंध में भी, ठीक है। तो हम बात कर लेते हैं आखिर हमारे यहाँ जो भी जिन भी उपग्रह, जो भी हमारे यहाँ प्लैनेट हैं, उनके जितने भी उपग्रह हैं उनके बारे में हम देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए, पहला जो उपग्रह है बुध, है ना, और शुक्र, ठीक है, इनके कोई भी उपग्रह नहीं है, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। जो पहला उपग्रह है, सबसे जो पहला ग्रह है बुध और दूसरा ग्रह है शुक्र, ठीक है, मरकरी और वीनस, ठीक है। तीसरा दोस्तों हमारा उपग्रह है तीसरा हमारा ग्रह है पृथ्वी, ठीक है, अर्थ जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। इसका कितने उपग्रह हैं, एक उपग्रह है जिसे हम बोलते हैं मून, है ना, मून या फिर चंद्रमा इसका नाम है, ठीक है। तो हमारी पृथ्वी का एक उपग्रह है, अब इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे, ठीक है। फिर है मंगल, चौथा ग्रह, ठीक है, जिसे हम मार्स बोलते हैं, ठीक है। इसके कितने उपग्रह हैं, इसमें भी हमने चर्चा की थी, दो उपग्रह हैं, है ना। पहला है फोबोस, ठीक है, और दूसरा है डीमोस,
ठीक है। फोबोस और डीमोस ये इसके दो उपग्रह हैं, किसके, मंगल के। तो ये बात आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अब आपको ये बात याद रखना है, जो डीमोस है दोस्तों ये हमारे सौर मंडल का सबसे छोटा है ना, सबसे छोटा उपग्रह है डीमोस, ठीक है, जो कि मंगल का उपग्रह है। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं बृहस्पति की। ठीक है, बृहस्पति या फिर इसे क्या बोला जाता है इंग्लिश में, जुपिटर, है ना। तो जुपिटर के कितने हैं, तो मैंने आपको बताया था इसके 79 उपग्रह हैं, है ना। इसके टोटल 79 उपग्रह हैं। दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा किसके हैं, शनि के हैं। ठीक है, तो इसका सबसे बड़ा जो उपग्रह है उसका नाम क्या है, गैनीमीड। ठीक है, गैनीमीड इसका सबसे बड़ा उपग्रह है, जो कि हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। तो ये बात भी आपको याद रखना है, सबसे बड़ा। ठीक है, सबसे छोटा किसका हो गया दोस्तों, डीमोस, है ना, मंगल का। और सबसे बड़ा किसका हो गया, बृहस्पति का। ठीक है, गैनीमीड। इसके अलावा 79 इसके उपग्रह हैं। अगला है दोस्तों शनि, है ना। शनि के कितने हैं, तो शनि के लगभग 81 उपग्रह हैं दोस्तों। सबसे ज्यादा हमारे सौरमंडल में सबसे ज्यादा किसी को उपग्रह है तो वो है शनि ग्रह। ठीक है, और इसका एक उपग्रह है टाइटन। ठीक है, टाइटन ये दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है, सेकंड सबसे बड़ा गैनीमीड है, जो कि बृहस्पति जुपिटर का है। और सैटर्न शनि के टोटल 81 हैं, सबसे ज़्यादा उपग्रह वाला ग्रह है। ठीक है, इसका एक प्रमुख उपग्रह है टाइटन, जो कि हमारे सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। तो ये भी आपको याद रखना है, टाइटन और 81 हैं। ठीक है, एक बात आपको याद रखना है, 2019 तक, ठीक है, 2019 तक सबसे ज़्यादा जो उपग्रह माने जाते थे वो बृहस्पति के माने जाते थे, परंतु 2019 के बाद और उपग्रहों की खोज हुई शनि के, और 81 उपग्रह के साथ शनि सबसे टॉप पर है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा उपग्रह शनि के हैं। इसके अलावा फिर आता है यूरेनस। ठीक है, जिसे अरुण के नाम से भी जाना जाता है। इसके टोटल 27 उपग्रह हैं। ठीक है दोस्तों, और लास्ट में आता है नेपच्यून। ठीक है, अरुण, वरुण, यूरेनस, नेपच्यून। ठीक है, इसके कितने 14 इसके 14 उपग्रह हैं। तो ये आपको याद रखना है। तो क्या क्या देख लिया हमने, एक बार मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, उपग्रहों के बारे में हमने क्या क्या चर्चा कर ली। तो देखिए, सबसे पहले जो फर्स्ट और सेकंड ग्रह हैं, बुध और शुक्र। ठीक है, मरकरी और वीनस। ठीक है, इनके कोई भी उपग्रह नहीं है। ठीक है, पृथ्वी से सूर्य से पहले और दूसरे नंबर के जो ग्रह हैं। ठीक है, तीसरा है हमारा ग्रह पृथ्वी, इसका एक उपग्रह है जो कि चंद्रमा है, आप सभी को पता होगा। ठीक है, इसके अलावा चौथा जो ग्रह है मंगल। ठीक है, हमारे पार्थिव जो ग्रह है उसका लास्ट ग्रह है मंगल। उसके दो उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस। डीमोस जो है हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। इसके अलावा बृहस्पति के लगभग 79 उपग्रह हैं। ठीक है, और गैनीमीड जो है इसका सबसे बड़ा हमारे सौरमंडल का उपग्रह है। ठीक है, इसके बाद जो शनि है दोस्तों, इसके 81 उपग्रह हैं। ठीक है, और टाइटन इसका एक हमारे सौरमंडल का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा है उपग्रह। ठीक है, और 81 सबसे ज़्यादा इसके उपग्रह हैं। ठीक है, इसके अलावा यूरेनस और वीनस 27 और 14 इनके उपग्रह हैं। तो ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, अब चलते हैं आगे दोस्तों। अब हम करेंगे मून के बारे में बात, जो हमारा उपग्रह है। ठीक है, उसके बारे में हम बात करेंगे। चंद्रमा, जो हमारा उपग्रह है दोस्तों चंद्रमा। ठीक है, इसके बाद में हम थोड़ा समझेंगे क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, हमारा एकमात्र हमारी पृथ्वी का उपग्रह है चंद्रमा, जिसे हम मून के नाम से जानते हैं। ठीक है, हम रात में यदि हम आकाश की ओर देखेंगे तो ठीक है, सबसे ज़्यादा जो चमकीला पिंड होता है वो चंद्रमा ही होता है। ठीक है, और मैंने आपको पहले भी बताया है कि यदि हम पृथ्वी से आकाश में देखते हैं तो सबसे पहले सबसे ज़्यादा कौन चमकता हुआ दिखाई देता है, सूर्य, है ना। सूर्य के बाद क्या दिखाई देता है, चंद्रमा। ठीक है, और तीसरे नंबर पर कौन दिखाई देता है, तो शुक्र। ठीक है, ये क्रम से आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि पृथ्वी से आकाश की ओर देखने पर सबसे चमकीला पिंड सूर्य। ठीक है, फिर चंद्रमा और फिर शुक्र। ठीक है, यदि ग्रहों की बात करें तो शुक्र सबसे चमकीला ग्रह दिखाई देता है, और हमारा चंद्रमा सेकंड नंबर पर, और सूर्य सबसे ज़्यादा। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों, जो चंद्रमा को अध्ययन को क्या बोला जाता है, ठीक, ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो चंद्रमा को जब हम अध्ययन करते हैं तो चंद्रमा के अध्ययन को बोला जाता है सेलेनोलॉजी। ठीक है, जब चंद्रमा की सतह वगैरह या फिर इसकी आंतरिक संरचना, जो भी इसके बारे में अध्ययन किया जाता है, उसको सेलेनोलॉजी कहा जाता है। ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, चंद्रमा से संबंध में। इसके अलावा दोस्तों, जो चंद्रमा है, ठीक है, ये पांचवा सबसे बड़ा
उपग्रह है। ठीक है, हमारे सौरमंडल का जितने भी उपग्रह हैं उसमें पांचवा सबसे बड़ा उपग्रह है चंद्रमा। ठीक है, सबसे बड़ा कौन सा है? गैनीमीड। सबसे छोटा कौन सा है? हमने बात की अभी, डीमोस, जो कि मंगल का है। और हमारा चंद्रमा है वो पांचवा सबसे बड़ा उपग्रह है। अब हम दोस्तों बात कर लेते हैं जो चंद्रमा की परिक्रमा करता है। ठीक है, परिक्रमण और घूर्णन के बारे में। ठीक है, परिक्रमा को क्या बोला जाता है? रिवॉल्यूशन, है ना। आपको ये इंग्लिश वर्ड भी हमेशा याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, रिवॉल्यूशन और रोटेशन। रोटेशन, ठीक है। दोस्तों चंद्रमा सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता है, वो करता है लगभग 29.53 डेज। ठीक है, 29, लगभग एक महीने में ये परिक्रमा करता है। 29.53 दिन में हमारा जो चंद्रमा है पृथ्वी की परिक्रमा करता है। ठीक है, इसके अलावा यदि हम घूर्णन की बात करें, अपने अक्ष में कितने टाइम में घूमता है, तो ये भी लगभग 27 दिन और लगभग 8 घंटे, है ना। 27 8 घंटे, या ऐसे भी लगते हैं 27.32 डेज, है ना। 27 दिन 8 घंटे और कुछ मिनट हैं, तो आपको एग्जैक्ट याद करने की जरूरत नहीं है। 27 दिन 8 घंटे या फिर 27.32 डेज, ऐसा आप याद रख सकते हैं। ठीक है, तो इसका परिक्रमण काल और जो घूर्णन काल है दोस्तों चंद्रमा का, ये लगभग बराबर है। ठीक है, बराबर ही होने के कारण दोस्तों, यही कारण है इसका जो परिक्रमण घूर्णन काल है बराबर है। इसी के कारण जो चंद्रमा है, ठीक है, ये मान लीजिए मून है। ठीक है, और हमारी ये अर्थ है। ठीक है, तो इसका चूंकि परिक्रमण काल और घूर्णन काल लगभग बराबर है, यही कारण है कि हम चंद्रमा का लगभग आधा भाग या फिर बोलें 59% भाग ही देख पाते हैं। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। इसका हम लगभग 59% भाग ही देख पाते हैं। ठीक है, 41% भाग हम नहीं देख सकते। ठीक है, तो चंद्रमा का दोस्तों पृथ्वी से आप सिर्फ 59% भाग ही देख सकते हैं। अंतरिक्ष में जाकर या फिर दूसरे ग्रह से आप इसका पूरा भाग, अंतरिक्ष में जाकर आप इसको पूरा देख सकते हैं, लेकिन पृथ्वी से ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसका रोटेशन और रिवोल्यूशन दोनों टाइम पीरियड लगभग बराबर है। ठीक है, तो इसका हमें आधा भाग ही दिखाई देता है, ये सामने वाला। ठीक है, क्योंकि देखिए इसका कारण क्या है, जो सूर्य होता है, शन होता है, ठीक है, उसका प्रकाश इसके इसी वाले पोर्शन में पड़ता है। ठीक है, इसलिए यही वाला जो उसका पोर्शन है आधा, वही हमारी पृथ्वी से दिखाई देता है। ठीक है दोस्तों, तो ये बात आपको याद रखना है, इसका रोटेशन और रिवॉल्यूशन बराबर है, इसलिए इसका हम लगभग 59% भाग ही देख सकते हैं। ठीक है, तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि पृथ्वी से देखने पर चंद्रमा का लगभग 59% भाग ही हम देख सकते हैं, और एक भाग जो होता है वो हमेशा अंधेरे में रहता है। ठीक है, डार्क अवस्था में रहता है, वहां पर सूर्य का प्रकाश क्योंकि पड़ नहीं पाता है। ठीक है दोस्तों, एक पॉइंट ये हो गया। इसके अलावा दोस्तों एक पॉइंट ये है कि चंद्रमा का जो घनत्व है, ठीक है, वो बृहस्पति का एक उपग्रह आयु, ठीक है, बृहस्पति का एक उपग्रह है आयु, तो इसका जो घनत्व है आयु का, ठीक है, सबसे ज्यादा है, और इसके बाद सबसे ज्यादा जो घनत्व है वो चंद्रमा का है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, चंद्रमा का घनत्व ऐसे लिख लीजिए, जो चंद्रमा का घनत्व है, ठीक है, वो बृहस्पति के उपग्रह आयु के बाद सबसे ज्यादा है। ठीक है, हम बात कर रहे हैं घनत्व की। देखिए दोस्तों, एक उपग्रह है आयु किसका? बृहस्पति का। ठीक है, इसका घनत्व सभी उपग्रह में सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो यदि हम बात करें घनत्व की, तो चंद्रमा ऐसा दूसरा उपग्रह है जिसका घनत्व सबसे ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा किसका है? आयु का। दूसरे नंबर पर किसका है? चंद्रमा का। तो एक पॉइंट आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों चंद्रमा का निर्माण कैसे हुआ, तो ये पॉइंट हम देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए आज से लगभग दोस्तों 4.5 अरब वर्ष पूर्व, ठीक है, आज से लगभग 4.5 अरब वर्ष पूर्व, ठीक है, हमारी जो अर्थ थी, हमारी पृथ्वी थी, ठीक है, इससे कोई एक पिंड टकराया। ठीक है, हमारी पृथ्वी से एक पिंड टकराया, और जब ये पिंड हमारी पृथ्वी से टकराया दोस्तों, तो इस पिंड के टकराने के बाद बहुत सारे इसी के टुकड़े या फिर इसका मलबा, ठीक है, हमारी पृथ्वी के चारों ओर घूमने लगा, चक्कर लगाने लगा। ठीक है, जब इसकी टक्कर हुई हमारे अर्थ से, ठीक है, इस पिंड का नाम क्या था? थिया। ठीक है, थिया।
थिया नामक पिंड दोस्तों, ठीक है, जब हमारी पृथ्वी से टकराया, ठीक है, तो बहुत सारा इसका टकराने के कारण जो मलबा था हमारी पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने लगा, ठीक है, और धीरे 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 ये जो मलबा था वो संगठित हो गया, ठीक है, संगठित हो गया, और इस प्रकार से हमारे चंद्रमा या फिर जो मून है इसका निर्माण हुआ। तो ये एक प्रकार की थ्योरी है दोस्तों, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो क्या याद रखना है, आज से लगभग 4.5 अरब वर्ष पूर्व हमारे चंद्रमा हमारा सैटेलाइट है मून, उसका निर्माण हुआ, ठीक है। निर्माण कैसे हुआ, एक थ्योरी है कि थिया नाम का एक पिंड था, वो हमारी पृथ्वी से टकराया, और टकराने के पास इसका जो मलबा था वो चारों ओर पृथ्वी के चक्कर लगाने लगा, और धीरे धीरे यह संगठित हो गया और चंद्रमा का रूप ले लिया। इस प्रकार से हमारे उपग्रह का निर्माण हुआ। ये एक थ्योरी है, ये आपको बात याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा कुछ फैक्ट और डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। यदि हम व्यास की बात करें, ठीक है, चंद्रमा का जो व्यास होता है, डायमीटर होता है, वो कितना होता है, तो ये होता है 3480, है ना, 3480 किलोमीटर, ठीक है, ये हमारा व्यास होता है चंद्रमा का, ठीक है। इसके अलावा यदि हम द्रव्यमान की बात करें, मास की बात करें इसके, ठीक है, तो द्रव्यमान, इसका जो चंद्रमा का द्रव्यमान होता है वो पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग 1/81 होता है। तो यह बात भी आपको याद रखना है, ठीक है। ऐसा लिखना है आपको, चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 1/81 होता है। इसके अलावा इसका जो व्यास होता है वो 3480 होता है। तो ये कभी कभी फैक्ट पूछ लिए जाते हैं, ठीक है, तो फैक्ट भी आपको पता होने चाहिए, ठीक है। अब इसके अलावा कुछ और चीज़ें हम डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर जो दोस्तों पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी है ना, देखिए जो हमारी अर्थ है, ठीक है, अर्थ से जो हमारा मून है इसकी दूरी कितनी है, ठीक है, तो इसकी दोस्तों जो दूरी है वो है लगभग 3,84,000, है ना, 3,84,000 किलोमीटर, ठीक है। तो ये भी आपको एक बार याद रखना है, ठीक है, कभी कभी पूछ लेता है एग्जाम में, ठीक है। अर्थ से मून की दूरी जो है वो एवरेज दूरी, ठीक है, एवरेज दूरी आपको एक बात याद रखना है, ठीक है। पूरी दूरी कभी एग्जैक्ट नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि मैंने जब आपको पृथ्वी के बारे में पढ़ा रहा था तब भी बता रहा था, क्योंकि जो भी देखिए, जैसे मान लीजिए अर्थ है हमारी, ठीक है, तो चंद्रमा कैसे परिक्रमा करता है, ऐसे दीर्घवृत्तीय कक्षा में, ठीक है, तो उसकी दूरी कभी कम होती है कभी ज़्यादा होती है, ठीक है, तो इसलिए इसकी हम एवरेज दूरी लिखते हैं, ठीक है। तो एवरेज दूरी कितनी है, 3,84,000, ठीक है। अब इसकी कम ज़्यादा दूरी और देख लेते हैं हम एक बार, ठीक है। देखिए जब अर्थ, ठीक है, इस प्रकार से रोटेट कर रहा है, ठीक है, तो जब दोस्तों मून सबसे पास होता है, ठीक है, जब मून हमारी अर्थ के सबसे पास होता है तो उसे क्या बोला जाता है, उपभू, ठीक है, और जब सबसे दूर होता है दोस्तों तो उसे बोला जाता है अपभू। तो ये आपको याद रखना है, उपभू और अपभू, ठीक है। जब पास में होगा, ठीक है, यहां मैं लिख देता हूं पास, और यहां मैं लिख देता हूं दूर, ठीक है। तो मून जब हमारी पृथ्वी के अर्थ के सबसे पास होता है तो उस कंडीशन को बोलते हैं उपभू, और जब सबसे दूर होता है उससे बोला जाता है अपभू, ठीक है। तो मैं यहाँ दूरी और बता देता हूँ आपको। उपभू की दूरी होती है 3,62,000, है ना, 3,62,000 किलोमीटर होती है, और 4,05,000 लगभग, है ना, 4,05,000, ठीक है। तो 4,05,000 किलोमीटर दूरी होती है अपभू के टाइम, और 3,62,000 किलोमीटर दूरी होती है उपभू के टाइम, ठीक है। इसलिए इसकी टोटल यदि हम एवरेज निकालें तो 3,84,000 लगभग दूरी होती है मून और अर्थ के बीच में, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, उपभू और अपभू क्या होता है, ठीक है। जब मून हमारी पृथ्वी के सबसे नज़दीक होता है उसे, उस कंडीशन को उपभू कहा जाता है, जब सबसे दूर होता है उसे अपभू कहा जाता है। ये बात भी आपको याद रखना है, ठीक है। उपभू को क्या बोला जाता है, पेरिजी, पेरिजी बोला जाता है, ठीक है, और अपभू को क्या बोला जाता है, एपीजी, है ना, एपोजी, पेरिजी उपभू और एपोजी अपभू। तो ये भी इंग्लिश के टर्म्स भी आपको याद रखने हैं। कभी कभी हिंदी मीडियम वाले खासतौर पर जो बच्चे हैं इंग्लिश में भी याद रखें, क्योंकि आजकल एग्जाम का पैटर्न ऐसा हो गया है कि कभी कभी वो सीधे मतलब ऐसे आपको लिख देगा पेरिजी। पेरिजी क्या होता है, यदि आपने इंग्लिश में नहीं पढ़ा है तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है, आपको पता ही नहीं चलेगा है क्या।
उपभू तो आपको पता रहेगा, लेकिन पेरिजी आ जाएगा एग्जाम में तो आप समझ नहीं पाएंगे, इसलिए आपको इंग्लिश में भी याद रखने हैं, ठीक है। पेरिजी और एपोजी क्या होता है। इसके अलावा और चीज़ें कुछ डिस्कस करते हैं दोस्तों। इसके अलावा गुरुत्वाकर्षण की बात करते हैं दोस्तों, है ना। जो गुरुत्वाकर्षण होता है इसका, ठीक है, तो दोस्तों मून का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से लगभग 1/6 होता है, ठीक है। 1/6वां भाग होता है मून का गुरुत्वाकर्षण, ठीक है। ये बात आपको याद रखना है। इसी कारण पृथ्वी में ज्वार भाटा आते हैं, ज्वार भाटा आते हैं, ठीक है। ज्वार भाटा क्या होता है, ठीक है, ये हम बाद में भी डिस्कस करेंगे। चूंकि अभी हम मून का अध्ययन कर रहे हैं तो बस मैं यहाँ पे आपको थोड़ी हिंट दे रहा हूँ, ठीक है। ज्वार भाटा क्या होता है दोस्तों, ठीक है, जो देखिए मून का गुरुत्वाकर्षण बल होता है, ठीक है, वो जब उपभू की कंडीशन होती है, ठीक है, जब मून पृथ्वी के सबसे पास या फिर करीब होता है, ठीक है, तो पृथ्वी को अपनी ओर खींचता है, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी को अपने ऊपर खींचता है, परंतु गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो कठोर सतह होती है, जो क्रस्ट होता है, वो नहीं खींचता है, ठीक है। जो समुद्री लहरें वगैरह होती हैं, जो समुद्री तल होता है, उसमें खिंचाव उत्पन्न होता है, ठीक है। तो जल जो तल होता है समुद्र का, कभी ऊपर उठता है और कभी नीचे जाता है, ठीक है। तो उठने को बोलते हैं ज्वार, ठीक है, और नीचे गिरने को मिलते हैं भाटा, ठीक है। तो जो समुद्र की लहरें ऊंची उठती हैं और फिर नीचे जाती हैं, फिर तल ऊपर जाता है, नीचे जाता है, उसे ही हम ज्वार भाटा बोलते हैं। तो वो सूर्य और चंद्रमा दोनों की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण ये घटनाएं होती हैं। तो ये हम बाद में भी डिस्कस करेंगे। अभी बस आपको इतना याद रखना है कि इसका जो गुरुत्वाकर्षण होता है वो हमारी पृथ्वी का लगभग 1/6 होता है। दोस्तों एक फैक्ट आपको याद रखना है, एक फैक्ट आपको ये याद रखना है दोस्तों कि यहाँ पर एक पर्वत है लिवनिट्स पर्वत, लिवनिट्स पर्वत, ठीक है। चंद्रमा पर एक पर्वत पाया जाता है लिवनिट्स पर्वत। इसकी यदि हाइट की बात करें तो 10,668 है ना, लगभग 11,000 मीटर ऊंचा है, जो कि माउंट एवरेस्ट जो हमारा है उससे भी ऊंचा है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। एक पर्वत स्थित है यहाँ पर लिवनिट्स पर्वत, जिसकी हाइट 10,668 या फिर लगभग एवरेज 11,000 मीटर है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों जो हमारा चंद्रमा है, इसे जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है ना, जीवाश्म ग्रह। तो ये कभी कभी छोटे छोटे फैक्ट एग्जामों में पूछ लिए जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जीवाश्म ग्रह कहा जाता है, इसकी ग्रेविटी कितनी है हमारी पृथ्वी के सापेक्ष। इसके अलावा यहाँ पे पर्वत है एक लिवनिट्स, तो ये सारी चीज़ें आपको पता जाता है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे जो धूल के मैदान पाए जाते हैं दोस्तों, धूल के मैदान, धूल के मैदानों को क्या बोला जाता है, शांति सागर। ये भी एक फैक्ट के रूप में आता है कि शांति सागर क्या होता है। तो यहाँ पर जो धूल के मैदान पाए जाते हैं उसे शांति सागर बोलते हैं। इसके अलावा दोस्तों जो चंद्रमा में बहुत सारे क्रेटर भी पाए जाते हैं, है ना, क्रेटर, क्रेटर मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज्वालामुखी हैं, है ना। तो बहुत सारे ज्वालामुखी होने के कारण यहाँ पे बहुत अधिक मात्रा में क्रेटर भी पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये लगभग सारे फैक्ट मैंने यहाँ पे कवर कर दिए। एक बार हम रिवाइज कर दें, ठीक है। लगभग सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे आपको कवर कर दी हैं, ठीक है। कुछ चीज़ें और बची हैं तो वो अभी हम इसके बाद पढ़ेंगे। तो एक बार हम पहले रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले उपग्रह क्या होता है, क्या है, ठीक है। सबसे पहले तो उपग्रह को हम दो प्रकार से समझ सकते हैं। एक प्राकृतिक उपग्रह होते हैं जो ऑलरेडी हैं, जैसे हमारा चंद्रमा है, और भी अन्य ग्रह के जैसे गैनीमीड हो गया, टाइटन वगैरह हो गए, ठीक है। तो ये होते हैं प्राकृतिक उपग्रह जो पहले से ही उपस्थित हैं। इसके अलावा होते हैं कृत्रिम उपग्रह जो इंसान द्वारा बनाए गए हैं और अलग अलग स्पेस एजेंसीज द्वारा छोड़े जाते हैं और जो पृथ्वी की चक्कर लगाते हैं, ठीक है। तो ये दो प्रकार के उपग्रह। इसके अलावा डेफिनेशन क्या हो गई, ऐसे आकाशीय पिंड जो अपने ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ठीक है, उपग्रह कहलाते हैं। ये एक साधारण सी डेफिनेशन हो गई। इसके अलावा चंद्रमा के अध्ययन को, उसकी जब हम सतह के अध्ययन करते हैं और भी चीज़ों का अध्ययन करते हैं तो उसे सेलेनोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। सीधे सीधे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, फैक्ट के रूप में। तो ये आपको याद रखना है, सेलेनोलॉजी, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों पांचवा सबसे बड़ा उपग्रह है हमारे सौरमंडल का। सबसे बड़ा कौन सा है, गैनीमीड, जो कि किसका है, बृहस्पति का। और सबसे छोटा कौन सा है, डीमूस, है ना, जो कि किसका है, मंगल का, मार्स का। इसके अलावा दोस्तों हमारी पृथ्वी से चंद्रमा का लगभग हम एक भाग ही देख पाते हैं। पूरे चंद्रमा को हम नहीं देख पाते हैं ना, उसका आधा भाग ही देख पाते हैं, उसका लगभग 59% भाग ही देख पाते हैं। उसका कारण क्या है कि जो चंद्रमा का रोटेशन पीरियड है और रिवॉल्यूशन पीरियड है वो लगभग बराबर है, ठीक है। यही कारण है कि इसका हम लगभग एक ही भाग देख पाते हैं पृथ्वी से, ठीक है। आगे बात करते हैं इसका जो घनत्व है दोस्तों,
ठीक है। दूसरे नंबर का जो ऐसा उपग्रह है हमारा चंद्रमा जिसका घनत्व सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा किसका है, आयु का है, जो कि बृहस्पति का उपग्रह है। इसके बाद सेकंड नंबर आता है चंद्रमा का। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। इसके अलावा इसका व्यास 3480 किलोमीटर है। द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 1/81 है। ठीक है, इसके अलावा इसका निर्माण कैसे हुआ, ठीक है, तो इसकी एक थ्योरी है दोस्तों, है ना, इसकी एक थ्योरी है कि इसका निर्माण कैसे हुआ। तो इसका जो निर्माण हुआ वो आज से 4.5 अरब वर्ष पूर्व हुआ था। ठीक है, थिया नाम का एक आकाशीय पिंड था, वो जब पृथ्वी से टकराया तो उसका मलबा था पृथ्वी के चारों ओर घूमने लगा और धीरे धीरे वो संगठित हो गया। इस प्रकार से हमारे मून का या फिर जो हमारे एकमात्र उपग्रह है, प्राकृतिक उपग्रह है चंद्रमा, उसका निर्माण हुआ। तो ये भी आपको थोड़ा दिमाग में रखने वाली बात है। इसके अलावा दोस्तों इसकी जो सूर्य से दूरी हमारी पृथ्वी से जो चंद्रमा की दूरी है वो लगभग 3,84,000 किलोमीटर है। ठीक है, एवरेज दूरी, एवरेज शब्द आपको याद रखना है, ठीक है, एग्जैक्ट दूरी नहीं है। ठीक है, इसके अलावा उपभू और अपभू दो कंडीशन होती है। जब हमारा मून, ठीक है, पृथ्वी के पास होता है उसे उपभू बोलते हैं, जब सबसे दूर होता है उसे अपभू बोलते हैं। ठीक है, इसकी दूरी भी मैंने यहाँ पर लिख दी है। ठीक है, इसके अलावा इसका गुरुत्वाकर्षण दोस्तों लगभग 1/6 है हमारी पृथ्वी का। ठीक है, इसी के कारण ज्वार भाटा आते हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर एक पर्वत है लिबनिट्ज पर्वत, 10,668 लगभग 11,000 मीटर इसकी हाइट है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर इसे जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है। यहाँ पे धूल के मैदान को शांति सागर कहा जाता है। ठीक है, और यहाँ पे बहुत सारे क्रेटर वगैरह पाए जाते हैं। ठीक है, जिससे यहाँ पर पता चलता है कि यहाँ पे बहुत सारे ज्वालामुखी वगैरह भी हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे लगभग सारी चीज़ें हमने यहाँ पर डिस्कस कर ली हैं दोस्तों। ठीक है, जितना एग्जाम में आ सकता है इसके बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। अब कुछ और चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, चंद्रमा के बारे में कुछ घटनाएं होती हैं दोस्तों, ठीक है, उनको हम अध्ययन करते हैं, जैसे सुपर मून, ब्लू मून, है ना, ये सारी घटनाएं होती हैं। क्या होती हैं इसको हम डिस्कस करते हैं। इसके अलावा यदि दोस्तों आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में जोड़ सकते हैं, अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले होता है ब्लू मून, है ना, यहां पे मैं लिख देता हूं, एक होता है ब्लू मून, ठीक है, एक होता है रेड मून, ठीक है, इसे ब्लड मून भी बोलते हैं, ब्लड मून। ठीक है, ब्लू मून, ब्लड मून, और एक और होता है सुपर मून। सुपर मून इसे फुल मून भी बोला जाता है। ठीक है, फुल मून। तो ये तीन चीजें होती हैं, ये क्या क्या होती हैं थोड़ा हम देख लेते हैं, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है। देखिए दोस्तों, जब कभी एक माह में, है ना, एक माह में 2 पूर्णिमा होती है। ठीक है, पूर्णिमा में पूरा चांद दिखाई देता है, आपको पता होगा। तो जब कभी भी एक माह में, ठीक है, 2 पूर्णिमा पड़ जाती हैं, ठीक है, आमतौर पर इस ठीक है, जब ये ऐसी कंडीशन हो जाती है तो जो दूसरी पूर्णिमा का चांद होता है, ठीक है, जो दूसरी पूर्णिमा होती है उसे ही हम ब्लू मून, या फिर दूसरे पूर्णिमा के चांद को ही हम ब्लू मून बोलते हैं। ठीक है, सेकंड वाले को, ये बात आपको याद है। ये घटना दोस्तों आमतौर पर कब होती है, 2 से 3 वर्ष में होती है। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। 2 से 3 वर्ष में आमतौर पर ये घटना होती है। तो ये बात आपको याद रखना है, जब भी एक माह में कभी, ठीक है, 2 पूर्णिमाएं पड़ जाए एक माह के अंदर ही, ठीक है, तो उसमें दूसरी पूर्णिमा को हम ब्लू मून बोलते हैं। यह हमेशा ये अक्सर 2 से 3 वर्ष में ये घटना होती है। इसके अलावा होता है रेड मून। ठीक है, रेड मून क्या होता है इसको हम डायग्राम के मदद से समझते हैं। ठीक है, देखिए ये सन है, ठीक है, ये अर्थ है और ये मून है। ठीक है, तो क्या होता है दोस्तों, जब भी चंद्र ग्रहण, पूर्ण चंद्र ग्रहण होता है, पूर्ण चंद्र ग्रहण, चंद्र ग्रहण क्या होता है दोस्तों, देखिए जब भी आपको पता है कि पृथ्वी के चारों ओर मून चक्कर लगा रहा है, ठीक है, तो जब कभी भी ऐसी कंडीशन आती है कि सन के और मून के बीच में हमारी अर्थ या फिर पृथ्वी आ जाती है, ठीक है, तो इसकी किरणें मून तक पहुंच नहीं पाती है, तो इसे बोला जाता है चंद्र ग्रहण। हम बाद में डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो जब भी पूर्ण चंद्र ग्रहण के टाइम पे, ठीक है, क्या होता है कि पूर्ण चंद्र ग्रहण जब भी होता है, जो अर्थ हमारे मून और सन के बीच में जाती है, ठीक है, तो इसकी सतह पर ऐसा
जो हमारी पृथ्वी है, ठीक है, तो इसकी सतह ऐसी लाल दिखाई देती है। अब ये लाल कहाँ से दिखाई देगी? यदि आप मून से देखेंगे तो ये सतह लाल दिखाई, और यही लाल प्रकाश किस पे पड़ता है? जब चंद्रमा पर पड़ता है तो ये पूरा लाल दिखाई देता है, ठीक है, चंद्रमा। तो यही होता है क्या? ब्लड मून या फिर रेड मून। इसमें चंद्रमा कैसा दिखाई देता है? रेड दिखाई देता है, ठीक है। तो पूर्ण चंद्र ग्रहण के समय, अब पूर्ण चंद्र ग्रहण क्या होता है? जब सन और मून के बीच में पृथ्वी आ जाती है, ठीक है, तो उस टाइम पे ये कंडीशन बनती है और इस प्रकार से ये लाल कलर का दिखाई देता है, ठीक है। ये बात आपको याद रखना है। इसके अलावा सुपर मून क्या होता है? तो देखिए, मैंने अभी आपको बताया था, जो हमारी अर्थ है, ठीक है, उपभू और अपभू दो कंडीशन होती है। उपभू मतलब जब जो मून है सबसे पास में होता है ना, तो उपभू, यहाँ पे अब मैं लिख देता हूँ उपभू, उपभू के टाइम पे, ठीक है। तो उपभू की कंडीशन जब भी होती है, इसका मतलब क्या है? मून जब पृथ्वी के सबसे पास में होता है, ठीक है, तो उस टाइम जो चंद्रमा होता है आमतौर पर, ठीक है, लगभग 14% बड़ा दिखाई देता है, ठीक है। पृथ्वी से आप जब देखेंगे तो 14% बड़ा दिखाई देगा और 30% अधिक चमकीला दिखाई देगा, ठीक है। सुपरमून मैंने क्या बताया? सुपरमून क्या होता है, ठीक है, कि जब भी उपभू की कंडीशन होती है, ठीक है, मून सबसे पास होता है हमारी अर्थ के, तो वो आमतौर पर 14% बड़ा दिखाई देता है और 30% अधिक चमकीला दिखाई देता है उपभू की कंडीशन में। तो उस टाइम हो, उसी को बोलते हैं हम सुपरमून, ठीक है। तो ये तीन चीजें एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ क्या क्या होती है। एक होता है ब्लू मून, ठीक है, जब भी एक माह में 2 पूर्णिमा होती है तो दूसरी पूर्णिमा के चांद को ब्लू मून बोलते हैं। आमतौर पर 2-3 वर्ष में यह घटना होती है, ठीक है। इसके अलावा एक होता है रेड मून, ठीक है। रेड मून में क्या होता है? जब पूर्ण चंद्र ग्रहण के टाइम पे, ठीक है, सन और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है, ठीक है, तो इसका लाल प्रकाश कुछ पड़ता है चंद्रमा पे, इस प्रकार से चंद्रमा लाल दिखाई देता है, उसे बोलते हैं रेड मून, ठीक है। तीसरी कंडीशन होती है सुपर मून या फिर सुपर मून या फिर फुल मून भी इसको बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है दोस्तों कि उपभू की कंडीशन के टाइम, उपभू मतलब जब अर्थ के चंद्रमा अर्थ के बहुत ज़्यादा पास में होता है, ठीक है, तो इस टाइम जो चंद्रमा होता है बहुत ज़्यादा बड़ा दिखाई देता है, लगभग अपने आकार से 14% बड़ा दिखाई देता है। इसके अलावा 30% अधिक चमकीला दिखाई देता है। इस कंडीशन को बोलते हैं हम सुपर मून, ठीक है दोस्तों। तो ये बात आपको याद रखनी है चंद्रमा के संबंध में, ठीक है, हमारे चंद्रमा के संबंध में, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, लगभग सारे पॉइंट मैंने यहाँ पे हमारे मून जो हमारा एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है उससे संबंध में सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर कवर कर दी हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। यदि आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में जोड़ सकते हैं। इसके अलावा हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखें।